इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देख बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने ये पढ़ा है कि उनके अंदर इस टाइप की पैकिंग होती है, HCP, CCP, BCC एट्सेट्रा। तो इन दीज पैकिंग्स, इन पैकिंग्स के अंदर सम स्पेसेस आर लेफ्ट, ये 100% पैक्ड होते हैं बेटा ये। No, sir. इनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस के अंदर क्या होता है कि स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स, इन दोज स्पेसेस small sized elements like carbon, nitrogen, hydrogen, boron, etc. are occupied into the intersites। कहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगी वो? इंटरसाइट्स के अंदर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Intersites of the crystal lattice of a metal। तो इनके अंदर ऐसे गैप है तो ही तो बेटा उनके अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे ये स्मॉल साइज एलिमेंट्स। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल TiC, टाइटेनियम कार्बाइड, Mn4n, ये मतलब इन ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं, इनका कोई वैलेंसी के अकॉर्डिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम इसमें। Fe3H, TiH2, देखो ये हाइड्राइड्स, ये 11th में याद करो हमने VH.56 को नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स पढ़ी थी ना इसे, Fe3C, सीमेंटाइट एट्सेट्रा। तो ये जो कंपाउंड्स बन गए, ये कंपाउंड्स दे आर नॉन स्टोक्योमेट्रिक। नॉन स्टोक्योमेट्रिक मतलब इनमें कोई बॉन्डिंग तो हो नहीं रही है, मतलब जो कैटायन एंड आयन का कोई रेशियो जो है वो स्पेसिफिक होगा नहीं, नहीं समझे? नॉन स्टोक्योमेट्रिक एज नो बॉन्डिंग, ना तो इनमें कोई आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ना ही इनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोई भी बॉन्डिंग नहीं हो रही इनके अंदर, बस एक स्मॉल साइज्ड एलिमेंट उनकी इंटरसाइट्स के अंदर जाके फंस रहा है बस। यस और नो? Yes, sir. दैट इज वाई Yes, sir. नो बॉन्डिंग, दैट इज वाई दे डू नॉट कोरोस्पोंड टू, they do not correspond to their नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट को कोरोस्पोंड नहीं करते ये। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं है कि क्यों बना रहे हैं ये Yes, sir. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? बिकॉज स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स उनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर कहीं भी जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इंटरलेट उनके क्रिस्टल साइट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उनका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट को वो सेटिस्फाई भी नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉन स्टोक्योमेट्रिक। इसलिए हम इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। अब उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स। Properties of interstitial compounds.
बताओ बेटा क्या पर फर्क पड़ेगा इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा इनकी इंटरसाइट्स में आने की वजह से। देखो इंक्रीज हो गैप्स कम हो जाएगा। जाएंगे बेटा उनके अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे प्योर मेटल से। यस सर। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर यूजुअली हायर देन प्योर मेटल। स्टेबिलिटी के ऊपर बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। बोलो बेटा। कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इंक्रीज अनस्टेबल। क्यों बढ़ेगी। बेटा, कोई बॉन्डिंग थोड़ी हो रही है उनके बीच में। मतलब वी कैन से दैट केमिकली दे बिकम्स अनरिएक्टिव, केमिकली लेस रिएक्टिव हो जाएंगे ना उनके अंदर। भाई इंटरसाइट्स के अंदर वो गैप में चले गए तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि गैप कम क्रिएट हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई उसमें। यस सर। और पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई तो ये भी कह सकते हैं कि दे आर मोर, दे बिकम मोर हार्डर देन द मेटल। Yes, sir. क्या बोलेंगे, दे बिकम्स मोर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से मोर हार्ड हो जाएंगे बेटे, राइट। यस सर। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक कोई बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं, बोराइड्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन बुलेट प्रूफ वेस्ट्स। डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं बोराइड्स, मोर हार्डर देन डायमंड। डायमंड ही बन जाते हैं ये मान लो एक तरीके से। अब देखो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेन देन नहीं हो रहा बेटा, इसके अंदर बॉन्ड नहीं बन रहा, तो मतलब दे मेटल्स रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी। मेटल्स रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी, वो अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन करेंगे। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात, Yes, sir. यस सर। समझ गए। Yes, sir. जैसे स्टील भी इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, क्योंकि स्टील में और आयरन का ये एक तरीके से एलॉय का मिक्सचर ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट नाइन्थ प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के क्या होते हैं बेटा, ये एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं फिर एलॉयज। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन देयर साइज और लेस डिफरेंस इन देयर साइज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। बिकॉज ऑफ द similarities in their radii, उनकी जो रेडियाई होती है उनकी वो लगभग सिमिलर होती है, मतलब लेस डिफरेंस होता है उनके बीच में, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो बहुत कम डिफरेंस होगा तो बताओ उसका क्या फर्क पड़ेगा फिर इसके ऊपर, बताओ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा।
बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़ी बनेगा एलॉय के अंदर, ये तो मिक्सचर है। जब साइज सिमिलर होगी तो एक दूसरे के लैटिस से, मतलब वन मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल एटम फ्रॉम इट्स लैटिस, Yes, sir. ड्यू टू विच वन मेटल कैन अनदर मेटल एटम फ्रॉम इट्स लैटिस, उसके लैटिस से दूसरे मेटल एटम को डिस्प्लेस कर देगा वो। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। साइज के अंदर कम डिफरेंस होने की वजह से एक दूसरा जो मेटल के एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे तो मतलब उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा इजीली। यस और नो? Yes, sir. Hence they form their homogeneous mixture easily। फिर क्यों बनाते हैं हम एलोइस? वाई वी फॉर्म एलोइस? देखो ऐसे जैसे ये मेटल एटम्स हैं, पर्टिकुलर मेटल एटम्स, तो इनके बीच में जो भी दूसरा मेटल ऐड करेंगे हम तो उसकी साइज़ भी लगभग क्या होगी, सिमिलर होगी, तो वो इनके बीच में लैटिस के बीच में आ जाए, एकोमोडेट हो जाएगा इजीली। अब हम ये भी कह सकते हैं एलोइज आर लेस रिएक्टिव, मोर हार्डर। जैसे स्टेनलेस स्टील हार्ड होता है ना आयरन से, Yes, sir. कोरोजन फ्री, उनके ऊपर कोरोजन कम होगा ना बेटा। Yes. बोलो, एलोइज आर कोरोजन फ्री। बेटा आयरन का अपन जो वो बनाते हैं स्टील, किस लिए बनाते हैं बताओ? उसको कोरोजन फ्री बनाने के लिए ही तो बनाते हैं। Yes, sir. हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट इज वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ एलोइज। फॉर एग्जाम्पल एलोइज के कुछ एलोइज के एग्जाम्पल्स बताओ। जैसे मोस्ट कॉमन एलोय है अपने पास ब्रास। ब्रास किसको बोलते हैं हम? पीतल को। कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है। और अमलगम किसको बोलेंगे? अमलगम मेटल, एनी मेटल प्लस मरकरी, राइट? ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन। ब्रोंज किसको बोलते हैं हम हिंदी में? वेरी गुड। बेल मेटल, बेल मेटल भी सेम होता है, कॉपर प्लस टिन, लेकिन इसमें ऐसे याद रखना बेल बजाने के लिए काम आती है, तो इसलिए टिन ज़्यादा अमाउंट में होता है उसमें। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपोजिशन का ही फर्क होता है इसके अंदर बस। ठीक है बेटा? यस सर। स्टेनलेस स्टील, एसएस, बताओ स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। अब देखो एक आता है निकल स्टील, तो उसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, निकल स्टील में आयरन और निकल ही होगा। एक क्रोम स्टील होता है, उसमें आयरन और क्या होगा? क्रोमियम ही होगा। एक एल निको स्टील होता है, देखो एल निको,
तो आयरन तो होगा ही होगा, और एल निको, एल्यूमिनियम निकेल एंड कोबाल्ट, नाम से पता चल रहा है। नहीं समझे बेटा? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. एल निको में क्या होगा? एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट एंड आयरन। और क्रोम स्टील में Chromium or iron. क्रोमियम और आयरन। Iron. ठीक है, Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो टाइप मेटल, टाइप मेटल में क्या क्या होता है? देखो टाइप मेटल में पीबी, एसबी और एसएन, क्या क्या होता है? पीबी, एसबी, एसएन। पीबी लेड, टिन, लेड, एंटीमनी एंड टिन। देखो इसमें ऐसे याद रखना कि टाइप मेटल, टाइप मेटल में दो टीचर है बेटा, एलएन के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो दोनों, तो उन्होंने पढ़ाया था हमारे को। पीबी एसबी सक्सेना, क्या नाम है उनका? एक भाई का नाम है पीबी सक्सेना, दूसरे भाई का नाम है एसबी सक्सेना, तो पीबी एसबी सक्सेना। ठीक है। जर्मन सिल्वर, देखो नाम से ऐसे लगता है कि इसके अंदर सिल्वर होगा, लेकिन ये ऐसा एलॉय है जिसमें सिल्वर ही नहीं होता है। इसको ऐसे याद रखना, कुछ जमीन नहीं, कुछ कॉपर, जमीन जेडन और निकल एनआई। एक होता है गन मेटल। देखो जानकी कितनी सुंदर, जानकी कितनी सुंदर, गन मत चलाओ, तो जानकी सीता माता को बोलते हैं ना। यस सर। कितनी कॉपर सुंदर एसएन, और ये क्या आ जाएगा इसमें? टिन। बोलो। Yes, sir. समझ में आया नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, कोई ये हो जाएंगे याद ऐसे। उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी में बताओ क्या क्या होता है? Gold, copper, गोल्ड एंड कॉपर। और सिल्वर ज्वेलरी में? Silver. एजी एंड टिन, राइट? समझ गया बेटा? Yes, sir. उसके बाद देखो एक सोल्डर वायर होता है, सुना होगा ना? Yes, sir. बताओ, सोल्डर वायर फिजिक्स में पढ़ा होगा, किस किस का मिलके बना हुआ होता है ये? बताओ। देखो ऐसे याद रखना, पीबी सक्सेना, टाइप मेटल में तो सारे आ गए, और सोल्डर वायर में Lead or tin. ये एलन के एचओडी का नाम है पीबी सक्सेना। वो सबको जोड़ के रखता है, ऐसे मान लो सब टीचर्स को जोड़ के रखता है, तो इसलिए उसका नाम हो गया पीबी सक्सेना, सोल्डर वायर। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रह जाएगा ऐसे। Yes, sir. पीबी, Yes, sir. पीबी सक्सेना। एक फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन वायर पढ़े होंगे ना? बोलो। Yes, sir. कॉपर और निकल का बना हुआ होता है ये कॉन्स्टेंटन, कॉपर एंड निकल। क्या काम आता है? कॉन्स्टेंटन जो रेजिस्टेंस वायर नहीं होते हैं, जिनका क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता,
Yes, sir. टेम्परेचर ये नहीं पढ़ा बेटा? नो सर। आता है ये। कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेनिन दो आते हैं, एक कॉन्स्टेंटिन और एक मैग्नेनिन भी होता है शायद, मैग्नेनिन। कॉपर, मैग्नीज और निकल मिक्स कर देते हैं इस मैग्नेनिन में, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब बेटा बहुत सारे हैं इसमें एलॉयज, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलॉयज है, मतलब जिनके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो ये हैं। दैट इज वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज। बहुत सारे एलॉयज बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेन रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं ये एलॉयज? बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज इन देयर साइज। उनके एटॉमिक रेडियाई के अंदर साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर, तो वो एक दूसरे के लैटिस में उनके एटम्स इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक ये एरोप्लेन्स किसकी बनती हैं बताओ? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की नहीं होती, वो एलॉय की होती है बेटा। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ड्यूरेलियम होते हैं वो, ड्यूरेलियम और एल्यूमिनियम एलॉय। ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम किस किस का बना हुआ होता है? ड्यूरा एल्यूमिन, यस ड्यूरा एल्यूमिनियम। ये ड्यूरेलियम बना हुआ होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, इसमें 0.5% में। और मैग्नेलियम देखो नाम से पता चल रहा है, मैग्नेलियम में क्या क्या होगा? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ड्यूरेलियम, मैग्नेलियम, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, ये बेटा एलॉय फॉर्मेशन इसकी, राइट। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट Yes, sir. 10th कलर प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। देखो सुना होगा तुमने, सोल्ट्स भी देखे होंगे, आयरन का सोल्ट्स ग्रीन कलर के, येलो कलर के, कॉपर सल्फेट देखा है तुमने ब्लू कलर का होता है नहीं होता? Yes, sir. बताओ क्यों Yes, बनाते हैं इसमें? कलर का मतलब मेन रोल क्या होता है कलर का, कैसे बनता है इनमें कलर, वाई? मोस्ट ऑफ द transition metal salts and their solutions are colored. कलर्ड होते हैं ये। क्यों कलर्ड होते हैं बेटा ये? सर जब बताओ। कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा तो वो उसी वेवलेंथ की लाइट को डिस्प्ले करेगा। वेरी गुड। तो ऐसे कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलर्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ unpaired electrons in n-1d सबसेल, राइट। n-1d सबसेल के अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या फर्क पड़ेगा उन लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? जैसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। देखो ये कोई भी मेटल है, तो ये मेटल जो सोल्ट बनाएगा, तो सोल्ट बनाएगा तो इस मेटल को कौन अप्रोच करेगा? एनायन अप्रोच करेगा। Yes, sir. इन एनायंस और न्यूट्रल भी वो होते हैं, उनको बोलते हैं हम लिगेंड्स। तो ये जब अप्रोच करेगा तो इसके डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? रिपल्शंस होंगे।
जब ये एनायन अप्रोच करता है इसको मेटल को, देन व्हाट अकर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो उन रिपल्शंस की वजह से एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज रेज्ड। एनर्जी ऑफ डी सबसेल इज रेज्ड, वो ज़्यादा हो जाती है एंड इट स्प्लिट इनटू it splits into two different energy sets। ये दो डिफरेंट एनर्जी सेट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा बेटा। उनको बोलते हैं दो डिफरेंट एनर्जी सेट्स में, मतलब दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी, T2G एंड EG। दो ऑर्बिटल्स में देखो, ये जैसे d ऑर्बिटल है 5, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएगा अपने डिटेल में। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी, यहाँ पे मान लो एनर्जी इतनी है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, रिपल्शंस की वजह से ज़्यादा। और ज़्यादा एनर्जी होने के बाद जब वो बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा तो दो हाई एनर्जी सेट को तो बोलते हैं हम EG, और लो एनर्जी सेट को क्या बोलते हैं, T2G, राइट। yes sir, देखो जब क्या कैसे होगा बेटा, जब लिगैंड अप्रोच करेगा मेटल को तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होंगे, रिपल्शंस की वजह से एनर्जी रेज होगी इनकी, और ये जब बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा तो वो दो डिफरेंट एनर्जी सेट में स्प्लिट हो जाएंगे, T2G और EG के अंदर। ठीक है, बोलो। yes sir, yes yes sir, तो इसमें क्या होगा कि जैसे लो इस ऑर्बिटल में से और इस ऑर्बिटल में, इनमें क्या होगा, DD ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं उसको हम, DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, electrons are excited to high energy states। within same d सबसेल। सेम डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा बेटा, इसके अंदर एक्साइट होंगे एंड दे कोरोस्पोंड्स टू द एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर कलर। एक्साइट होंगे तो वो वापस नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। एंड व्हेन रिटर्न्स बैक, ट्रांसमिट्स एनर्जी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, वो ट्रांसमिट करेंगे। तो वो एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे तो विच कोरोस्पोंड्स टू द, वी कैन से दैट कोरोस्पोंड्स टू द कलर ऑफ द कंपाउंड। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इन द विजिबल रीजन। विच कोरोस्पोंड्स टू कलर ऑफ कंपाउंड। इस प्रॉपर्टी को थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं कंसेप्ट इसका ही, yes sir, कि जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, तो वो दो डिफरेंट एनर्जी सेट में स्प्लिट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स का सेम डी सबसेल के अंदर क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। उस ट्रांजिशन की वजह से जो वो एक्साइट होंगे हाई एनर्जी स्टेट में और फिर वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, और वो विजिबल रीजन के अंदर वो कलर ऑफ द कंपाउंड को कोरोस्पोंड करेगा। समझ गए? yes sir, अब देखो कैसे, जैसे इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे स्कैंडियम +3, तो बताओ किस कलर का होगा। देखो +3 में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन है बचा नहीं इसके अंदर, तो इसका कोई कलर नहीं होगा। बोलो। जिंक +2,
कॉपर +2, कॉपर +2 नहीं, कॉपर +1, कैडमियम +2, मर्करी +2, Ag+, ये सभी कलरलेस होंगे। बताओ क्यों होंगे कलरलेस? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बिकॉज बचेंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, शाबाश, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट, राइट। स्कैंडियम का कोई भी कलर नहीं है बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस और नो? और इसको कॉपर को तो अभी हम थोड़ा सा कुछ अलग में लिखेंगे। देखो कॉपर +1, कॉपर +1 में ये रेड ब्राउन कलर शो करता है। और देखो KMnO4, बताओ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट कैसा होता है? पर्पल कलर का। पर्पल कलर का होता है। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे डाइक्रोमेट का +6 है, तो ये कैसा होता है? ऑरेंज कलर का। देखो बेटा इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं यहाँ पे। फिर भी ये कलर्ड है, तो इसमें क्या होता है? दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम? बट स्टिल कलर्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे लार्जर जो एनायन है, लार्जर एनायन से इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू वैकेंट डी ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे डी में, तो डी डी ट्रांजिशन हो जाएगा। फिर वो जो लार्जर एनायन है, लार्जर एनायन कौन है इसके अंदर? ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके डी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो जाएगा तो उसके अंदर कलर अपीयर होंगे, कलर्ड अपीयर होंगे या नहीं होंगे वो? तो इसकी वजह से वो कलर आता है उनका। ऐसे स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4 भी कह सकते हैं। देखो साइंस टीचर, टाइटेनियम का 22 है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस माइंड में होनी चाहिए बेटा। तो टाइटेनियम का 22 है, 4 लूज कर दिए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो कैसा हो जाएगा ये? कलरलेस। टाइटेनियम अगर +3 की बात करें, टाइटेनियम +3 पर्पल कलर का होता है। अब देखो इसमें और भी बहुत सारे कॉमन कलर्स हैं जो तुम याद रख सकते हो और पता भी है तुम्हारे को। देखो कॉपर +2, कॉपर +2 किस कलर का होता है? ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट में देखा होगा तुमने। अब जैसे कॉपर नाइट्रेट कह दूं मैं, तो कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू कलर का ही होगा। कॉपर कार्बोनेट कह दे तो वो भी ब्लू कलर का ही होगा। थोड़ा बहुत इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि एनायन अलग हो रहा है ना उनमें। यस सर। बाकी कलर ऑलमोस्ट उसके जैसे रेंज में ही आएगा। आयरन +2 कैसा होता है? Fe+2 ग्रीन, लाइट ग्रीन। और Fe+3 येलो। ठीक है। निकल +2 ग्रीन कलर का होता है। ये इनके सोर्ट्स जब लैब में एनालाइज करोगे तो वहाँ पे ये कलर याद हो जाएंगे तुम्हारे को। कोबाल्टस क्लोराइड, कोबाल्टस सल्फेट देखोगे, कोबाल्टस मतलब +2, तो कोबाल्ट +2 में तो पिंक कलर का होता है और कोबाल्ट +3 में ब्लू कलर का होता है, राइट। क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3 दो ही आएंगे यूजुअली। जो +6 में है वो तो ऑरेंज कलर का बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम है, तो ये +2 होता है ब्लू कलर का। और जो +3 होता है ये ग्रीन भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हारे को कई जगह पे, ग्रीन और पर्पल। ये ग्रीन वॉयलेट, ग्रीनिश वॉयलेट भी बोल सकते हैं उसको।
ये वो ड्रंकर पर्सन के अंदर बताया था ना, काम आता है K2Cr2O7 टेस्ट करने के लिए, तो उसमें एक ग्रीनिश वायलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है खुद का जब रिडक्शन कराता है जब। मैग्नीज +2 ये भी लाइट पिंक कलर का होता है, मैग्नस क्लोराइड सोल्ट है लाइट पिंक। Mn+3 इज वायलेट इन कलर। और एक ऐसे याद रखना टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम के 3 है बेटा, वेनेडियम 2, वेनेडियम 3 एंड वेनेडियम 4। 5 में तो कलरलेस हो जाएगा। तो देखो ऐसे नीचे से याद रखना, इसमें BGV कैसे याद रखोगे, BGV तो मतलब वेनेडियम +4 में किस कलर का होगा, ब्लू, 3 में कैसा होगा, ग्रीन, और 2 में कैसा होगा, वायलेट। समझ गए बेटा। ये डिफरेंट कलर्स हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस के, तो ये आपको मतलब पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि व्हाई दे शो देयर कलर प्रॉपर्टीज, क्यों शो करते हैं और कौन कौन से कलर्स शो करते हैं ये। और बगल में इनके एनायन बदलेगा तो कलर इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। ये इसमें डीप डेप्थ में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एक कलर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 11th मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इनमें हम 3 कैटेगरी की हम सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना उसमें। Yes, sir. डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक को हम बोल सकते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। पैरामैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो, और फेरोमैग्नेटिक लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से टाइनी मैग्नेट्स बन जाती हैं, टाइनी टाइनी मैग्नेट्स, छोटी छोटी मैग्नेट्स, क्या बोलते हैं उनको हम, बेटा फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ा था उनमें हमने, टाइनी टाइनी जो मैग्नेट्स की तरह बनती है उनको डोमेन्स नहीं बोलते हैं, डोमेन थ्योरी के बिहाफ पे बोलते हैं हम ये, डोमेन्स के अलाइनमेंट के बिहाफ पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं ना अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं हम, जिसके ब्याह पे पता लगती है उसकी कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तो म्यू बराबर होता है √ऑफ N+2 BM बोर मैग्नेटॉन। म्यू बराबर N+2, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है इसके अंदर। ठीक है बेटा, समझ गए क्या। और BM किसके बराबर होता है, ये BM की वैल्यू कितनी होती है, BM बराबर होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, ये 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही होता है ना, 1 EH/4πme मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो,
तो जैसे देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो अपने को, तो अगर एक अनपेड देखो जितनी भी जो वैल्यू आएगी वो इतना पॉइंट समथिंग ही हो जाएगी। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम +3, तो स्कैंडियम +3 में तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना होगा? म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू और म्यू भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा। टाइटेनियम Ti+3, Ti+3 में कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद होनी चाहिए उनकी, तो उसके भी आप पे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करेंगे। Ti+3 की बताओ कितने होंगे? 1 अनपेड है इसमें, तो 1 अनपेड है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 का अंडर रूट देखो 1 × 1+2, तो मतलब 1 + 2 √3, √3 1.7 होता है कुछ, यस सर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 1.7। और ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा, ये तो हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेटेड मान लो। और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ देखो, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ तो अब ऐसे एग्जैक्ट तो मैं रिमेंबर नहीं करता, बाकी जिसमें जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होंगी वो मैं बता दूंगा कि चेंजेस कहाँ पे आएंगी। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है उनमें वेरिएशंस आती हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाती हैं। टाइटेनियम के बाद साइंस टीचर विनीता। वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, वेनेडियम +2 की अलग होगी, +3 की अलग होगी, +4 की अलग होगी, यस और नो? देखो वेनेडियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन एस से चले गए, तो कितने अनपेड बचे वेनेडियम +2 में? 3। वेनेडियम +2 में +3 में कितने बचेंगे? 2। और वेनेडियम +4 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1। यस सर क्रोमियम +2 की क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक एस से गया और एक डी से गया, 3d4, तो मतलब 4 हो गए अनपेड। क्रोमियम +3 3 अनपेड। उसके बाद साइंस टीचर में Mn +2 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड। आयरन +2 तो 4s2 3d6, 4s2 3d6 में कितने 4 होंगे अनपेड। आयरन +3 5 अनपेड। आयरन के बाद निकल, आयरन कोबाल्ट +2 4s2 3d7 होता है इसका, तो 4s2 3d7 में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड बचे, +3 के अंदर कितने अनपेड बचेंगे? एक पेड हटेगा तो 4 अनपेड हो जाएंगे। निकल +2 तो +2 4s2 3d8 2 अनपेड। कॉपर +2 1 अनपेड। और जिंक +2 में तो अनपेड होंगे ही नहीं, 0 होंगे, समझ गए? अब जैसे आयरन कोबाल्ट और निकल ये जो है देखो, इसमें हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो 4 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें ऑब्जर्व करेंगे वो 5 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें 3 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें 2 पॉइंट कुछ आएगा, और लास्ट वाला जो है कॉपर उसमें 1 पॉइंट कुछ आएगा। यस और नो? यस सर। लेकिन ये तो है बेटा कैलकुलेटेड इनका, इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, इसका 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग, राइट? तो इनमें ये जितने भी आयन्स हैं इनमें और इनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में वेरी लेस डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस है इनके मैग्नेटिक मोमेंट पे। और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी वैल्यू हैं इनमें जो ऑब्जर्व्ड होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज म्यू ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन म्यू कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड से ज़्यादा होता है, तो वो उसका रीजन वही होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स। किसकी वजह से ज़्यादा होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स बनने की वजह से। इसलिए हम ये भी बोलते हैं ना, आयरन कोबाल्ट निकल दे आर यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स।
Yes, sir. समझ गए बेटा? जैसे इसमें 4 पॉइंट कुछ आ रहा है तो उसका आंसर जो आएगा वो 5 पॉइंट कुछ आएगा, ये 5 पॉइंट कुछ आ रहा है तो इसका 6 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, ये 3 पॉइंट कुछ आ रहा है तो उसका 4 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 2 पॉइंट कुछ आ रहा है तो 3 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, इसका 1 पॉइंट कुछ आ रहा है तो इसका 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। लगभग एक वैल्यू इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट विल बी हायर देन द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो वो टाइनी टाइनी डोमेन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये इनका मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व ज़्यादा होता है। समझ गए? Yes, sir. ये बेटा इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 11th 12th कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। देखो अगले चैप्टर का नाम ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतनी सी बात पढ़ेंगे हम कि व्हाई दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स forms large number of complex compounds because complex or they are known as coordination compounds। क्यों बनाते हैं बेटा? देखो बिकॉज एक तो हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं बनाते, बहुत कम बनाते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज कम होता है, साइज ज़्यादा होती है उनकी, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। इन पे चार्ज ज़्यादा है, साइज कम है, तो चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगी ना। Yes, sir. हाई चार्ज डेंसिटी मीन्स E/R। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंडी ऑर्बिटल्स, वैकेंडी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी उसके अंदर। क्योंकि वैकेंडी ऑर्बिटल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को डोनेट किया जा सकता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है बेटा? वेरिएबल होता है। तो उसकी वजह से भी यही मेन रीजंस हैं कि जिनकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, दूसरे में डिफरेंट बन जाएगा, तीसरे में डिफरेंट बन जाएगा। यस और नो? अब जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो वो 1+1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो एक ही टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उनके केस में। Yes, sir. तो इसलिए जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाएंगे क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। लोन पेयर अपनी डोनेट कर सकते हैं किसके अंदर? उनके वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, राइट? Yes, sir. उसके बाद लास्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बताओ बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में तुमने पढ़ा भी है कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, क्या बोलना चाहोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब? ये वर्ड आते ही माइंड में, क्या बोलोगे इससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर करेंगे तो। बोलो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो किसी नहीं, ये मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, खुद का मेटल ऑक्सीडेशन कराएगा ना। Yes, sir. देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम सबसे पहली चीज़ ये पढ़ते हैं, मेटल सॉलिड है,
मेटल सॉलिड को मेटल गैसियस स्टेट में बदलोगे तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? सब्लिमेशन एंथैल्पी। और उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट में एटम्स के फॉर्म बदल जाएगी, दोनों चीज़ बराबर होंगी इसमें। अब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mn प्लस गैसियस स्टेट में प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। Yes, sir. अब ये मेटल जब गैसियस स्टेट में n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, वाटर, एक्वस स्टेट में। तो एक्वस स्टेट में ये मेटल वाटर के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, और जब जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेशन एंथैल्पी। यस सर। समझ गए बेटा? तो ये एम एन प्लस एक्वस, राइट। तो ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्या होगा इसके अंदर? बोलो भाई, इसके अंदर इन तीनों एंथैल्पीज के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं? मतलब आयनाइजेशन, सब्लिमेशन एनर्जी लेस होनी चाहिए, Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी लेस हो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ईजिली इसे लूज कर दे, और हाइड्रेशन एनर्जी मोर नेगेटिव हो। Yes, sir. तो ये तीनों काम जितने ज़्यादा होंगे तो ये Mn प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। Yes, sir. देखो बेटा, कोई भी मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो पहले गैसियस स्टेट में है, कम सब्लिमेशन एनर्जी हो, कम आयनाइजेशन एनर्जी हो, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो, तो वे कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ गए? बोलो। अब देखो जैसे Yes, sir. ये आता है निकल, निकल के लिए बोल देते हैं निकल प्लस टू। निकल प्लस टू इज मोर स्टेबल देन Pt प्लस टू। Pt प्लस टू से निकल प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है, और निकल प्लस फोर इज लेस स्टेबल देन Pt प्लस फोर। मतलब प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में Pt ज़्यादा है। तो देखो सब्लिमेशन एनर्जी तो बेटा निकल चाहे प्लस टू में हो चाहे प्लस फोर में हो सेम रहेगी या नहीं? बोलो। Yes, sir. सर सब्लिमेशन एनर्जी का रीजन लगा सकते हो? No, sir. तो नेक्स्ट बताओ किसका रीजन लगेगा? आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके अंदर रटने की जरूरत नहीं है, निकल प्लस टू मोर स्टेबल बताया हमने, Pt प्लस टू। तो ये कह सकते हैं कि IE1 प्लस IE2 ऑफ निकल इज लेस देन IE1 प्लस IE2 ऑफ Pt, राइट। यस सर। और प्लस फोर की अगर बात करें तो चारों का सम IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 ऑफ निकल इज ग्रेटर देन IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 ऑफ निकल, ये सॉरी प्लेटिनम, प्लेटिनम से ज़्यादा होगी निकल की, तो इसलिए निकल का प्लस टू मोर स्टेबल होगा, प्लेटिनम का प्लस फोर मोर स्टेबल होगा। नहीं समझे बेटा? बोलो। यस सर, समझ गए। यस सर। अब देखो इनकी जैसे वेरिएशंस होती है, मतलब तीनों एंथैल्पीज की टर्म्स में लगाना है, तो ये कह सकता हूँ कि टोटल जो एंथैल्पी चेंज जितनी कम होगी उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। यस सर। देखो बेटा, तो इसकी वेरिएशंस जैसे ई नोट वैल्यू मोर इज ये लेस इज द सम ऑफ
sublimation enthalpy plus ionization enthalpy प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनका लेस सम होगा, मोर नेगेटिव विल बी ई नोट वैल्यू। ई नोट वैल्यू उनकी इतनी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव है ई नोट वैल्यू। नेगेटिव का मतलब देखो ई नोट वैल्यू कैसे, ये कोई भी मेटल ले लिया हमने, तो ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन, ये Mn प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में n इलेक्ट्रॉन लिए और ये अपने आप को रिड्यूस करा लिया इनटू m। तो देखो इसकी अगर ई नोट वैल्यू है तो ई नोट वैल्यू है, ई नोट वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब इसका ये नहीं कराना चाहता है रिडक्शन। यस सर। तो क्या कराना चाहता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये चीज़ अगर इसकी ई नोट वैल्यू नेगेटिव है, इसकी ई नोट वैल्यू नेगेटिव मतलब ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो डेल्टा जी की टर्म्स से निकाल सकते हैं हम। डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। यस सर। नेगेटिव डेल्टा जी को हम फिर ये एंट्रोपी की टर्म्स में मेजर करते हैं, एंट्रोपी और एंथैल्पी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो भाई टोटल एंथैल्पी निकालेंगे यहाँ से, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी, वहाँ से डेल्टा एच आएगा, और फिर डेल्टा एस रैंडमनेस कितनी बढ़ी, डिसऑर्डरनेस कितनी बढ़ी, किस टेम्परेचर पे। अब ये नोट लगा रखा है मतलब हम टेम्परेचर 298 केल्विन पे मेजर कर रहे हैं। तो मतलब इनमें इनका जो ट्रेंड होगा, जैसे +2 और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो M+2 से M+2 से M ट्रेंड मतलब +2 से रिडक्शन मेटल जीरो में। तो +2 से जब रिडक्शन मेटल जीरो में बात करें हम इसमें, तो ई नोट वैल्यू सबकी नेगेटिव आएगी लेकिन कॉपर की पॉजिटिव होगी। बताओ क्यों? सबसे पहले यही रीजन देखते हैं हम कि M+2 से M+ ट्रेंड में मतलब ई नोट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर की ई नोट वैल्यू पॉजिटिव होगी। बताओ बेटा ऐसा क्यों आएगा? अरे बोलो बेटा, कॉपर की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा है तो ई नोट वैल्यू पॉजिटिव है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो, उसमें भी H+ के नीचे था, तो इसमें यही रीजन आएगा कि बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा वो हमारे को 3d10 फुली फील्ड में से रिमूव करना पड़ेगा। यस सर। तो इसके अंदर जो M+2 से M मेटल के अंदर जो ट्रेंड होता है, ई नोट वैल्यू ट्रेंड, इज नॉट रेगुलर। वो रेगुलर क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ इरेगुलर वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज इन आयनाइजेशन एनर्जीज। समझ गए? बोलो। यस सर। अब इसमें जैसे सेकंड जो ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की जो ई नोट वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है ना, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी लो होती है उनकी। यस और नो? उसके बाद जिंक के लिए बताओ क्यों बोल सकते हैं हम? देखो Zn+2 से Zn, इसकी ई नोट वैल्यू नेगेटिव। बताओ वाई? देखो इसके फुल्ली फिल्ड है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो हाई होनी चाहिए। तो उसकी वो क्यों हो जाएगी? बिकॉज ऑफ लो, क्योंकि जिंक के फुल्ली फिल्ड होगा तो मेटल वीक बॉन्ड बनेगा। देखो याद करो, उसमें पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने पीछे, उसकी जो सब्लिमेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो क्या होगी? लोअर, एंड वो लोअर होगी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? मोर नेगेटिव। बोलो। इसलिए ई नोट वैल्यू इसकी, ये रीजन आएगा कि जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है लेकिन फिर भी उसकी ई नोट की नेगेटिव वैल्यू होती है, तो वो बिकॉज ऑफ लो सब्लिमेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। यस और नो?
Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. जैसे एम एन, देखो ये ले लिया हमने एम एन प्लस टू से एम एन। बताओ एम एन प्लस टू से एम एन में ई नोट वैल्यू की, बोलो तुम अपने आप बताओगे कि इसकी ई नोट वैल्यू की वेरिएशन कैसे आएगी एम एन प्लस टू और एम एन के अंदर। बोलो। मतलब कम नेगेटिव होनी चाहिए, ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। अरे बोलो। मोर नेगेटिव, तो मोर नेगेटिव ये ई नोट मोर नेगेटिव, तो बिकॉज ऑफ एम एन प्लस टू हाफ फिल डी फाइव, राइट। Yes, sir. समझ गए बेटा। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि Yes, कॉपर जो है sir. कॉपर, ये इसलिए इस कॉपर के अंदर ये बोल सकते हैं कि कॉपर दैट इज वाई इट डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड से ये H2 भी लिबरेट नहीं करा पाएगा। ये इनकी ई नोट प्लस, ये इसके अंदर ट्रेंड्स। अब देखो प्लस, ये तो प्लस टू से जीरो में था, प्लस थ्री टू प्लस टू ट्रेंड्स। एम प्लस थ्री से एम प्लस थ्री से एम प्लस टू ट्रेंड्स। बताओ इनमें क्या वेरिएशंस बोलेंगे। जिंक के लिए बताओ क्या बोलना चाहोगे, ई नोट वैल्यू क्या होगी। भाई एम प्लस टू से प्लस थ्री के लिए जिंक के लिए ये कह सकते हैं कि ई नोट वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिकॉज ये कह सकते हैं जेड एन प्लस टू के अंदर 3d10 Fully filled. फुली फिल्ड, यस और नो। Yes, sir. अगर आयरन को कंपेयर करें, आयरन प्लस टू और प्लस थ्री में, प्लस थ्री से आयरन प्लस टू, बताओ इसकी ई नोट वैल्यू क्या होगी। देखो ई नोट वैल्यू अगर इसकी मोर नेगेटिव कहते हैं तो मतलब प्लस थ्री प्लस टू में रिड्यूस नहीं होना चाहता, तो मोर नेगेटिव होगी इसमें। देखो क्यों मोर नेगेटिव होगी, क्योंकि एफ ई प्लस थ्री में तो 3d5 होगा। कॉन्फ़िगरेशन से सब के आंसर आ जाएंगे बेटा इनमें। और एफ ई प्लस टू में क्या होगा, D. 3d6, तो ये हाफ फील्ड हो गया ना प्लस थ्री में। Yes, sir. तो ये प्लस थ्री से प्लस टू में मतलब बदलना चाहेगा ये। No, sir. भाई मोर नेगेटिव है तो मतलब नहीं चेंज होना चाहेगा ये उसमें। Yes, sir. लोअर वैल्यू ऑफ वेनेडियम प्लस थ्री से वेनेडियम प्लस टू, बताओ इसमें क्या लगेगा। देखो साइंस टीचर विनीता 23, तो 23 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें। Yes, sir. देखो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन ये हुई 4s2 3d3 ग्राउंड स्टेट। अब 2 लूज कर दिए, 2 लूज करने के बाद 3d3 बच रहा है, तो मतलब प्लस थ्री से और प्लस टू में इसमें मोर नेगेटिव मतलब लोअर वैल्यू ऑफ ई नोट, या मतलब लेस नेगेटिव, लोअर वैल्यू, और या क्या कह सकते हैं लेस नेगेटिव है। तो लेस नेगेटिव है तो मतलब v प्लस थ्री से प्लस टू में जाना चाहेगा। Yes, sir. तो प्लस थ्री में क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि वेनेडियम प्लस थ्री में अभी जो मैं बता रहा था वो 2 सेट में स्प्लिट होता है, तो उसके अंदर T2G हाफ फिल्ड हो जाते हैं। देखो इसमें ओवरऑल तो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का कंसेप्ट लग नहीं रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेनेडियम प्लस थ्री में T2G ऑर्बिटल्स, T2G नीचे वाले होते हैं 3 डीजेनरेट, और वो हाफ फिल्ड हो जाएंगे इसमें। Yes, sir. नहीं समझे बेटा। हाफ फील्ड कैसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर पीछे। बेटा 2 नहीं बचेंगे ना, वेनेडियम प्लस टू
ये +3+2 में जा रहा है, तो देखो +2 में जाएगा तो +2 में तो यही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए ना बस। यस सर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो 3d3, ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, तो 3d3 रहेगी कॉन्फ़िगरेशन, और 3d3 में T2G हाफ फिल्ड नहीं हो जाएंगे। यस सर। साक्षी नहीं आया समझ में? आगे सर। बताओ मैग्नीज के अंदर क्या लिखोगे? मैग्नीज +3 से +2 में, नहीं चेंज होना चाहेगा सर। +3 से +2 में नहीं चेंज होना चाहेगा, होगा सर। +2 में चेंज होना चाहेगा सर। तो +2 में चेंज होना चाहेगा तो इसका मतलब रिडक्शन कराना चाहेगा, तो रिडक्शन कराना चाहेगा तो ई नोट की वैल्यू हाई होगी इसमें। यस सर। मतलब खुद का रिडक्शन कराना चाहेगा तो पॉजिटिव आएगी ना इसमें ई नोट वैल्यू। यस सर। समझ गए बेटा? साइंस स्कैंडियम, देखो SC स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3+2 की ई नोट वैल्यू क्या होगी? कम होगी। +3+2 लो होगी, शाबाश, लो होगी, मतलब लोअर है, तो मतलब +3+2 में नहीं जाना चाहता, यस सर। क्योंकि स्कैंडियम +2 के अंदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर। तो इसमें ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा इसके अंदर, ई नोट वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। बाकी ये है इनकी, बाकी इसके अंदर जो इसकी ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ एंड K2Cr2O7 एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो।